हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट वुड बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था स्टूडेंट, उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में समझा था, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इसके बारे में देखा था। उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होते हैं उन्हें समझे थे। अब वो जो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी ना, उसका थोड़ा सा और एक्सटेंडेड पार्ट वुड बी दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो हम लोगों ने देखा था कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, फिर डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होता है, फिर नेगेटिव रेट पर इंक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज उसकी जो वो इंक्रीज होने की जो कैपेसिटी है वो ऐसे कम क्यों होती जाती है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। आपका जो एमपी है वो नेगेटिव क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। मतलब कि वो जो सब कुछ है ना, वो आप लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। दैट जो है ना, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप लोग एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ ये चीजें बिल्कुल सही है। तो होता क्या है बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये आपका शॉर्ट रन का लॉ है, ठीक है। शॉर्ट रन का लॉ है। शॉर्ट रन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने शॉर्ट रन में पढ़ा है कि यहाँ पर जो है आपके पास में दो फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड ही रहते हैं और कुछ फैक्टर्स आपके पास में वेरिएबल रहते हैं। जो वेरिएबल फैक्टर्स रहते हैं आप उन्हें चेंज करके आपका जो आउटपुट है उसे चेंज कर सकते हो। शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो फिक्स्ड ही रहते हैं। तो आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो ऑपरेट करता है इन शॉर्ट रन, ठीक है, ये याद रखना। अब होता क्या है, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट क्या कर रहा है, सबसे पहले ये देख लें। So law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed, total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate, ठीक है। जो law of variable proportion है वो आपको ये state कर रहा है कि जब हम एक input जो है, जब हम एक इनपुट को जो है अगर मतलब कि फिक्स रखें और बाकी को अगर हम बढ़ाते जाएं तो फिर जो है आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर जो है उसका जो ये इंक्रीजिंग रेट है ना वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है उस चीज को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल पर आएंगे हम, सबसे पहले इन सारी चीजों पर बाद में आते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास में फिक्स्ड फैक्टर है। फिक्स्ड फैक्टर हमने क्या लिया है, लैंड को लिया है। हम लोग ये एग्रीकल्चर फील्ड में चलते हैं सभी लोग, ठीक है। आज हम फार्मिंग करेंगे, ऑलराइट। तो फार्मिंग में जो है हम इन चीजों को समझेंगे। हमारे पास में लैंड है कितने एकर्स का, 1 एकड़ का, ठीक है। 1 एकड़ का जो है आपके पास में लैंड है। अब उस पर आपने मान लो वीट सो की है, ठीक है। नाउ आपके पास में वेरिएबल फैक्टर मतलब कि लेबर कितने हैं, 1, ऑलराइट। 1 एकड़ पर 1 लेबर है। तो जब एक लेबर काम कर रहा है तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 10 यूनिट्स का। दैट मीन्स मान लो 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट, और वी कैन से 10 केजी या 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट जो है ये बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, मुझे वो टेक्निकलिटी मत लाना, ये ना आदत होती है किसी किसी की, मैम 1 एकड़ ऑफ लैंड में इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। देखो उस सारी चीजों पर हमें नहीं जाना है, हमें क्या समझना है, हमें इस कंसेप्ट को समझना है। आप इस 1 एकड़ की जगह पर 10 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट जो है वो हमें समझना है। तो 1 एकड़ ऑफ लैंड पर जब एक लेबर काम कर रहा था तो हमें 10 यूनिट्स किसके मिल रहे थे, टोटल प्रोडक्ट के मिल रहे थे। अभी के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग साइड में रखते हैं, उसे हम बाद में देखेंगे। अब हमने क्या बोला है कि लैंड मतलब कि हमारे पास में जो है कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे। तो आपका लैंड कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये 1 को हमने एज इट इज 1 रखा है, लेकिन हमें एक वेरिएबल फैक्टर भी रखना है। दैट मीन्स उसे हमें बढ़ाना रहेगा। तो हमने जो है अपने लेबर को क्या किया, इंक्रीज किया। हम आए कहां पर, 1 से 2 पर। तो जब 1 से 2 पर आए तो हमने देखा हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 10 से कहां आ गया, 30 पर। मतलब कि क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है। अब क्यों बढ़ा स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो 1 एकड़ ऑफ लैंड है,
हम ये मान रहे हैं कि वहां पर जो है आपके पास में अगर 2-3 लेबर होंगे तो ज्यादा अच्छे से वर्क होगा। ये जो पूरा 1 एकड़ ऑफ लैंड है उस पर अगर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो जो है वो पूरा आपके लैंड को कवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो जो है ये जो एक लेबर है मान लो वो सिर्फ और सिर्फ इतने सेक्शन को ही कवर कर पा रहा है, तो आपको प्रोडक्टिविटी भी फिर सिर्फ इतने ही सेक्शन से मिल रही है, बाकी का जो लैंड है वो ऐसे ही छूट रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, जब आपने एक लेबर को बढ़ाया तो आपने देखा आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो 20 यूनिट से बड़ा है। हम लोग 10 से सीधा कहाँ आ गए, 30 पर आ गए, ठीक है। तो जब 2 लोग आए तो उन्होंने जो है मिल बांट कर थोड़ा अपना काम बढ़ाया, इसने बोला चलो मैं भी थोड़ा और ज्यादा करता हूँ, तो इतना जो है जो 2 लेबर्स थे उन्होंने क्या किया, कवर कर लिया। इन्होंने बोला कि ठीक है इतने में हो जाएगा, इतना हो गया, लेकिन अभी भी ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, वो अभी भी छूट रहा है, ठीक है। फिर हमने बोला कि चलो एक और लेबर को बढ़ाते हैं, एक और लेबर को बढ़ाया, थर्ड वाले लेबर को, तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 45 आ गया। अब थर्ड वाली जब लेबर को बढ़ाया गया ना तो क्या हुआ कि ये थर्ड वाले को देखकर ये जो 1 और 2 है वो भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, मतलब कि उन्होंने सोचा कि यार वो जो पर्सन है वो कर लेगा, ए ने सोचा बी करेगा, बी ने सोचा सी करेगा, सी ने सोचा मैं क्यों करूं, ए और बी कर लेंगे, ठीक है, इस वजह से हुआ। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ए और बी हैं ये दोनों मिलकर जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे या वो जितना एरिया कवर कर पा रहे थे, अब जो है वो उससे भी कम कम करने लगे। ऑल राइट, तो टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज तो हुआ, ये थर्ड वाले के आने से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हुआ, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो है आपने देखा कि अब पहले 20 यूनिट से इंक्रीज हुआ, 15 यूनिट से इंक्रीज हुआ। जो फार्मर है वो मान नहीं रहे, मतलब कि हम लोग नहीं मान रहे। हमने बोला कि नहीं नहीं, इस पर्टिकुलर चीज पर नहीं देखा कि ये डिमिनिशिंग रेट पर आ गया, हमने बोला नहीं हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है ना, हम एक और लेबर को बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट और इंक्रीज होगा। अब 1 एकड़ ऑफ लैंड पर जहां पर आप मैक्सिमम 2-3 लोगों को अच्छे से काम करवा सकते थे, वहां पर आपने 4 लोगों को काम करने के लिए भेज दिया। अब ये चारों क्या कर रहे हैं, बातों में लग गए, अरे ठीक है यार क्या करें, वो साहब तो ऐसे ही है, वो तो चिल्लाते ही रहते हैं, छोड़ो शाम कर देंगे, घर चले जाएंगे, सुबह आएंगे फिर से करेंगे, शाम हो जाएगी घर चले जाएंगे, जाने दो काम वाम को, क्या करना हमें, ठीक है। ये उनकी जो है कॉन्वर्सेशन। ऑल राइट, क्यों 4 हो गए, अब ठीक है मस्ती में लगे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऑल्सो ये भी सोच रहे हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब अगर डांट भी पिटेगी, अब अगर कोई रिस्पॉन्सिबल भी कहलाएगा तो चारों एक साथ में जो है वो रहेंगे। ये नहीं रहेगा ना कि एक ही पर्सन के ऊपर है, जैसे कि जब यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन था तो उसको क्या डर था कि अगर नहीं करा तो सिर्फ मुझे ही सुनना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ मेरी ही सैलरी कट हो या मेरे ही वेजेस कट हो। जब 2 लोगों की आई तो 2 लोगों ने जो है मिल बांट के साथ में काम कर लिया। जो पहला वाला बंदा था उसने भी सोचा कि अच्छा है यार, एक जो है हेल्प करने के लिए एक और पर्सन हो गया है, अब जो खुद के ऊपर इतना बर्डन था वो थोड़ा कम हो गया, तो दोनों ने मिलजुल के जो है अच्छे से काम कर लिया। जब 3 लोग आए तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर कंपटीशन और थोड़ा सा वी वुड से कि एक वो जो एक ऐसा लगता था ना कि बस हम ही हैं, वो वाली चीज चली गई। तो फिर अब ये लग रहा है कि ठीक है अब 3 है, तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो, ए सोच रहा है बी करेगा, बी सोच रहा है सी करेगा, 3 तक भी ठीक था। अब आ गए 4 लोग, अब 4 लोगों में ये चीज ज्यादा हो गई कि मैं क्यों करूं या मैं क्यों काम करूं, ठीक है। तो अब जो है अल्टीमेटली जो टोटल प्रोडक्ट है, क्योंकि 4 लोग है तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमें इंक्रीज तो होता हुआ दिख रहा है, 45 से हम 52 पर तो आए, लेकिन इंक्रीज देखो मार्जिनल है, 7 यूनिट्स का इंक्रीज है। पहले जहां 15 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ था वहां अब 7 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फार्मर है वो अभी भी नहीं देख रहे कि ये इंक्रीज किस रेट से चल रहा है। फार्मर ने बोला देखो पहले 10 यूनिट्स का था, अब 52 यूनिट्स का प्रोडक्शन होने लगा है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम एक और लेबर को बढ़ाएंगे ताकि और ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो सके। तो फार्मर जो है वो 4 से कहाँ आ गया, 5 पर आ गया। दैट मीन्स अब जो है उसने 5 लेबर्स को एम्प्लॉय कर लिया है। अब इस छोटे से लैंड पर 4 की जगह पर 5 लोग काम करने लगे। अब जब 5 लोग काम करने लगे तो फिर से ये सारी चीजें ज्यादा हो गई। एक तो पहली चीज, इतने छोटे से लैंड पर 5 लोगों का कोई काम है नहीं, तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वहां पर 5 लोग एक साथ में अगर काम करेंगे भी तो उनके पास में बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन आ रहा है जिसमें वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे। रीजन बीइंग
कि यार ठीक है वो भी तो ऐसे कर रहा है, वो भी तो ऐसे कर रहा है, ये देखकर काम नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। ऑल्सो वो जो अगर फिक्स्ड फैक्टर है, अगर उसे भी इंक्रीज किया जाए वेरिएबल फैक्टर के साथ में, तो हम बोलेंगे कि हाँ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारा फिक्स्ड प्रोडक्ट तो फिक्स्ड ही है, तो आप एडिशनल भले ही डालते जाओ और लोगों को, उससे काम थोड़ी ना ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली जब ये 5 लोग एम्प्लॉयड हुए तो आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, 52 का 52 ही रहा, ठीक है। लेकिन हम तो अभी भी नहीं मानेंगे, मतलब फार्मर है, मतलब जो फार्मर है वो अभी भी नहीं मान रहा, ठीक है। उसने बोला कि चलो ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही हो जाता है कि सेम प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और लेबर को बढ़ाता हूं, फिर तो देखना, फिर तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। इन्होंने एक और लेबर को बढ़ा दिया। अब 6 लोगों की जगह, ऑलरेडी 5 लोगों की जगह नहीं थी यहाँ पर, अब वहां पर 6 लोग हो गए, तो अब तो और भी जो है काम नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? बस वही चीज, क्या करना है, छोड़ो ये वाला, राइट। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो किसी पर आएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है प्रॉपर वेज में वर्क नहीं किया जा रहा है अब, ठीक है। और इसीलिए अब क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो फॉल हो गया, 52 से 48 पर आ गए हम। अब अगर मान लो फार्मर अभी भी ये बोले कि नहीं हमें जो है एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाना है, तो ये 7 कर दो, तो ये और फॉल होगा, और जितना जितना बढ़ाते जाओगे उतना उतना फॉल होता जाएगा, ठीक है। तो ये इस वे से जो है आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो सबसे पहले इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इंक्रीज हुआ है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, फिर ये इंक्रीज हुआ है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर ये डिक्रीज हुआ है। ऑल राइट, तो आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो इसी चीज को जो है एक्सप्लेन करता है हमें। तो जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपके जो है 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज जब टीपी राइज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, तो उस टाइम पर जो आपका एमपी है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। फिर जो है फेज 2 आता है जिसमें टीपी राइज होता है किस पर, डिक्रीजिंग रेट पर, तो उसमें जो आपका एमपी है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो है ये हम लोग पढ़कर आए हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो में, कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो आपका एमपी भी इंक्रीज होता है, 10 से 20 आए। फिर जब ये डिमिनिशिंग रेट पर आएगा तो आपका एमपी जो है वो फॉल होने लगेगा, ठीक है। एमपी को आप क्या देख रहे हो, फॉल हो रहा है, 20 से 15, 15 से 7, 7 से 0, और ये फॉल तो हो रहा है लेकिन ये रहेगा क्या, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में जब आपका टीपी डिक्रीजिंग रेट पर चला जाए, दैट मींस वो क्या हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, नेगेटिव रेट पर चला जाए, नॉट डिक्रीजिंग, नेगेटिव रेट पर चला जाए, तो आपका एमपी जो है वो क्या बनेगा, वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी थर्ड फेज, ऑल राइट। तो ये आपके 2 फेजेस, थर्ड वन इज टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। नाउ जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, तीनों नाम याद रखने हैं हमें, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ अजम्पशंस होते हैं लॉ के, क्या अजम्पशंस हैं वो देखने हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को सेम रखना है। जैसे कि अभी हमने एक फार्मर का एग्जांपल लिया, उस फार्मर की जगह पर कोई भी प्रोड्यूसर, ठीक है, फार्मर इज ऑल्सो प्रोड्यूसर, तो उसी सेंस में आप किसी भी प्रोड्यूसर को ले सकते हो। तो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद में ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट, जो सारे यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर के वो इक्वली एफिशिएंट है। दैट मीन्स कि ये जो लैंड एरिया था इसमें एक पर्सन जितना काम कर सकता है और जितनी एफिशिएंटली काम कर सकता है उतना ही अच्छे से सेकेंड वाला पर्सन भी कर सकता है, थर्ड भी कर सकता है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी एंड सिक्स्थ भी। सबकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो सेम है, वो इक्वल है। ये नहीं कि ए बहुत जो 1 है वो बहुत अच्छा काम करता है और थर्ड जो है वो उसको काम करते नहीं आता है। सबको जो है एक जैसा जो है काम करते आता है, सब जो है वो इक्वली एफिशिएंट है, ठीक है। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है ईच अदर के। जैसे कि जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आप उन दोनों को जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है।
लैंड और लेबर जो है वो आपस में जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ये अजम्पशन हमें मानना है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर मान लो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाए तो हम लेबर बढ़ाते जाएं, तो ऐसे में तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाएगा, टोटल प्रोडक्ट जो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे कि ठीक है 1 एकड़ ऑफ लैंड की जगह पर ठीक है 3 लेबर जो है वो इक्वल हो जाते हैं उसके, तो इस वजह से जो है ना वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, so there must be some input whose quantity is kept fixed. Because of this, the ratio between the fixed factor and variable factor changes, hence the name variable proportion. एक जो इनपुट है वो क्या रहना चाहिए, वो हमारे पास में फिक्स रहना चाहिए, और जब एक इनपुट फिक्स रहता है तो जो दो आपके फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर है इन दोनों के बीच का जो रेशियो है ना वो चेंज होता रहता है, और इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, वेरिएबल प्रपोर्शन। दैट मीन्स जो प्रपोर्शन है वो वेरिएबल काइंड ऑफ है, वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है। ऑल राइट, जैसे कि इसमें देखो तो इनका रेशियो देखोगे तो दिस इज 1:1, this is 1:2, this is 1:3, 1:4, 1:5 and 1:6। ठीक है, तो देखो आप देखोगे कि ये जो रेशियो है वो क्या होता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। सो दिस इज वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल मतलब चेंज होता है, ठीक है, तो दिस इज वेरिएबल इन नेचर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वेरिएबल प्रपोर्शन। दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो फेजेस हैं वो क्लियर है, जो अजम्पशंस वगैरह हैं वो क्लियर है। अभी भी आई नो कुछ डाउट्स होंगे कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर रीजंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले ग्राफ देखते हैं। ग्राफ भी हम लोगों ने अपने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था टीपी और एमपी का, वैसे ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है 2 डिफरेंट कर्व्स में या 2 डिफरेंट जो है ग्राफ में जो है अपने कर्व्स को बनाया है। सबसे पहले आता है टीपी, इस पर्टिकुलर शेप का रहेगा आपका टीपी, ठीक है। देन आपका एमपी जो है वो इनवर्सली यू शेप्ड का रहता है। ये जो के पॉइंट है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को याद होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस वुड बी नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एट दिस पॉइंट आपका जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग रेट पर जो है शिफ्ट होता है। ठीक है, ये जो है आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ई जो है वो इंक्रीज होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आपका जो ई है सॉरी जो आपका एमपी है वो डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ये फेज 2 आ गई है जिसमें आपका जो टीपी है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज दिस वन वुड बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका टीपी है दैट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो उस टाइम पर आपका जो एमपी है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। फिर एट दिस पॉइंट जहां पर टीपी जो है वो अपना रेट शिफ्ट करता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दैट एमपी डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, एमपी डिक्रीज हो रहा है, इट मींस ये कौन से रेट पर है, डिमिनिशिंग रेट पर। फिर उसके बाद में टीपी फॉल हो जाता है, तो आपका जो एमपी है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका नेगेटिव। ऑल राइट, टी जो है यहाँ पर आपका जो एमपी सॉरी जो टीपी है दैट इज एट इट्स मैक्सिमम, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखेंगे कि आपका जो एमपी है वो क्या है, वो 0 पर है। ठीक है, ऑल्सो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दैट इज कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगा, मतलब कि हम मैक्सिमम जो टोटल प्रोडक्ट है वो कौन सी पर्टिकुलर फेज में या कौन सी पर्टिकुलर स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, कौन सी पर्टिकुलर स्टेज में हमें हाईएस्ट टोटल प्रोडक्ट मिलता है। यू माइट से कि मैम इंक्रीजिंग रिटर्न्स में मिलेगा, लेकिन द आंसर वुड बी डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों बोल रहे हैं, ग्राफ के थ्रू ही देख लो आप जो है शेड्यूल के थ्रू देख लो। जब डिमिनिशिंग रिटर्न चलता है तभी तो आपका टोटल प्रोडक्ट उसके मैक्सिमम पर आता है। तो अगर हमें मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट चाहिए तो डिमिनिशिंग रेट तक जो है हमें जाना पड़ेगा। ऑल राइट, लेकिन ये भी याद रखना कि उसके बाद में अगर हम अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहेंगे तो ये जो डिमिनिशिंग रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका नेगेटिव में। ठीक है, दैट मीन्स जो टीपी है वो फॉल होने लगेगा। ऑल राइट, नाउ इसके पीछे रीजंस क्या हैं। ये जो तीनों ही फेजेस देखी हमने, फेज 1 दैट इज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना,
फेज 2 दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न वाला, दैट इज डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, एंड फेज 3 दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स। तो इन तीनों फेजेस के पीछे के रीजन क्या है, क्यों ये ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेज 1 के क्या रीजंस है, दैट इज रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सबसे फर्स्ट वन वुड बी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखो ये जो फिक्स फैक्टर था जो कि हमने देखा 1 एकड़ वाला, उसमें 1% जो है वो सफिशिएंट नहीं था। ये जो 1% था वो प्रॉपरली जो है फुल्ली जो है इस पर्टिकुलर लैंड को या इस पर्टिकुलर फिक्स फैक्टर को जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने जो है वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए, तो उसकी वजह से जो वो पर्टिकुलर फिक्स्ड फैक्टर है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है। तो जो अनयूज्ड एरिया थे या अनयूटिलाइज्ड एरिया थे, अब हमें वहां से भी जो है रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गए हैं। सो दिस इज द रीजन कि क्यों जो है हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक और वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाते हो तो उसकी वजह से जो अनयूटिलाइज्ड एरियाज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है वो भी यूटिलाइज होने लगते हैं। So in the initial stages, fixed factor remains underutilized as the supply of fixed factor is too large, whereas variable factors are too few. When variable factors are increased and combined with fixed factor, then fixed factor is better utilized and output increases at increasing rate. सेकेंड वन इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी वो बढ़ती है, जैसे कि जब एक ही पर्सन जो है अगर पूरे लैंड पर काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही बर्डनफुल हो रहा था ना वो, कि यार मैं अकेला कब तक करूं, ठीक है, ये इतना सारा काम मैं नहीं कर सकता हूं। तो जब एक और पर्सन आया या एक और वेरिएबल फैक्टर आया तो एक सेंस ऑफ रिलीफ, प्लस हम ये बोलेंगे कि जो है प्रॉपरली जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। जो पर्सन पूरे लैंड पर काम कर रहा था, अब अगर वो हाफ लैंड पर काम करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो जो है एफिशिएंसी जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और जब एफिशिएंसी बढ़ रही है तो दैट मीन्स ज्यादा जो है हमें आउटपुट मिलेगा। So additional application of the variable factor causes process based division of labor that raises efficiency of the factor। ठीक है, जो एक प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि रेज करता है जो एफिशिएंसी है फैक्टर की उसे। ठीक है, देन उसके बाद में बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो जब अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो प्रॉपरली वर्क होगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे, कि पहले जो है आपका फिक्स्ड फैक्टर क्या था, फिक्स्ड फैक्टर जो है वो आपका अंडर यूटिलाइज था, अब वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। जितना आप उस पर वर्क कर रहे हो उतना प्रॉपरली आपको रिटर्न भी मिल रहा है। साथ ही साथ वेरिएबल फैक्टर्स का भी आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बिकॉज अभी इनिशियली एक दो ही हुआ है ना, अभी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स नहीं हुए हैं, अभी जो है इनिशियल स्टार्ट ही हुए वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना। तो प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन से जब वर्क किया जाता है तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। So as long as fixed factor remains underutilized, additional application of the variable factor tends to improve. The increasing returns apply as long as optimum level of combination between variable and fixed factor is achieved। ठीक है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न है वो कब तक हमें देखने को मिलता है, जब तक वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर का जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन अचीव हो जाए तब तक। ठीक है, दैट मींस एक ऐसा लेवल जहां तक आप फिक्स्ड फैक्टर पर आपके वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो। अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न एंड देन नेगेटिव रिटर्न पर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अगर जो है आप प्रॉपर फेज में बढ़ा रहे हो और अगर मान लो आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है उसमें जितने लोगों की जरूरत है जो कि बेस्ट जो है आपका प्रोडक्शन दे सकते हैं, अगर वहां तक हम देखें तो आपको क्या कौन सा रिटर्न मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीजंस क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न के पीछे, एक तो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स हो जाएगा, आपका इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाएगी वेरिएबल फैक्टर की, एंड जो फुलर यूटिलाइजेशन है फिक्स्ड फैक्टर का वो हमें देखने को मिलता है। तो इन तीनों की वजह से जो है वी कैन से कि हमें जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है उसके पीछे के क्या रीजंस हैं। सो फेज 2 पर आते हैं। सबसे पहले दैट इज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर।
जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है वो कैसा है, वो फिक्स है, ठीक है। मतलब कि वी वुड से कि आपने जो दो फैक्टर्स लिए हैं उसमें से आपने एक फैक्टर को फिक्स्ड रखा है, तो जो फिक्स्ड फैक्टर है उस पर अगर आप उसी पर अगर आप सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर जो है आपका एक्सटर्नल या एक कोई भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाओगे तो अल्टीमेटली वो उतना रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि फिर क्या होने लगेगा, ओवर यूटिलाइजेशन होने लगेगा फिक्स्ड फैक्टर का, एंड ओवर यूटिलाइजेशन में प्रॉपर जो है उतना इंक्रीजिंग रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बिकॉज आपका एक फैक्टर फिक्स्ड है इसलिए जो है हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। So it is the principal cause behind the law of diminishing return, as more and more units of the variable factor is combined with the fixed factor, the later gets excessively utilized, leading to decrease in its productivity। ठीक है, अगर जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन्हें बढ़ाते जाएंगे फिक्स फैक्टर पर, तो फिक्स्ड फैक्टर पर जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या होगा, वो एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, और दिस विल लीड टू डिक्रीज इन इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उसकी जो है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी। देन आते हैं इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। यू कैन सब्स्टिट्यूट वेरिएबल फैक्टर विथ फिक्स फैक्टर, तो इसकी वजह से जो है ये डिमिनिशिंग रिटर्न हमें देखने को मिलता है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल, मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल, अगर आप कैपिटल नहीं बढ़ा रहे हो और लेबर ही लेबर को बढ़ा रहे हो तो वो कैपिटल का जो काम है वो लेबर नहीं कर सकता। ठीक है, कैपिटल की जगह पर हम लेबर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए भी जो है ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन आते हैं रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या रीजंस हैं, क्यों जो है हमें नेगेटिव जो या फिर वी कैन से जो टीपी है वो फॉल होते हुए क्यों दिखता है। तो सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स फैक्टर की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, आप अगर उस पर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे तो उससे आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इवन वो प्रोडक्शन हमें कम होता हुआ दिखेगा। तो बिकॉज फिक्स फैक्टर इज लिमिटेड, ऑलराइट, या फिर उसकी लिमिटेशंस है, इसलिए भी जो है हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सो द नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाई बिकॉज सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ मिक्स्ड नेचर व्हिच कैन नॉट बी इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इन द शॉर्ट रन। ठीक है, जो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर है वो अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि कुछ फैक्टर्स कैसे हैं, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड नेचर के हैं और ये जो है ये इंक्रीज नहीं किए जा सकते हैं विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, और ये हम शॉर्ट रन में चला रहे हैं तो इधर जो है कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देन आता है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। कैसे कम हुई, वही चीज, इतने लोग हैं या इतना सारा जो वो है हमें ही क्यों करना है, वो कर लेगा, वो कर लेगा या वो कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट की जो एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब वेरिएबल फैक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो फिर वो फिक्स फैक्टर भी बेचारा क्या करेगा, राइट, वहां से फिर आपको नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। सो विद कंटिन्यूअस इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर the advantages of specialization and division of labor starts diminishing. It results in decreasing efficiency of variable factor. All right. Then उसके बाद में आते हैं poor coordination between variable and fixed factor. एक टाइम के बाद में पहले जैसे कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न था उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, और वही चीज आप नेगेटिव रिटर्न में देख रहे हो, पुअर कोऑर्डिनेशन। अब पुअर कोऑर्डिनेशन क्यों हो गया, क्योंकि जो है आपने सही नंबर में आपके वेरिएबल फैक्टर को यूज नहीं किया है, आपने ओवर बर्डन कर दिया है, इसलिए पुअर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव इन रिलेशन टू फिक्स फैक्टर then they obstruct each other, it leads to poor coordination between variable and fixed factor. All right, so these are the reasons of negative returns to factor. All right, I hope so कि आपके पास में आपको जो है ये नेगेटिव रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग रिटर्न तीनों के ही जो रीजंस हैं वो समझ में आ गए हैं।
देन उसके बाद में एक और लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, सेम इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पता हमें क्या बोल रहा है, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में किसकी बात की, इस टोटल प्रोडक्ट की, हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, उसके बारे में बात नहीं की। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ना, उसने बोला कि यार ऐसा काम नहीं चलेगा, सिर्फ आप टीपी के बारे में बात करोगे, ऐसे नहीं चलेगा, हमें एमपी के बारे में बात करनी है। तो अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ वो आपको यही बता रहा है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाओगे, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड ही है, आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हो, तो आपका जो एमपी है वो इंक्रीज होकर डिक्रीज होने लगेगा और वो फाइनली नेगेटिव बन जाएगा। जो चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, बस उसी को हम इन दी फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिख देंगे, तो वो बन जाएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ऑल राइट, आई गेस समझ में आ गया आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही वो हम बोल सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टीपी के बारे में बात कर रहा है, तो बस सेम एग्जाम्पल के साथ में हम बोल देंगे कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो एमपी के बारे में बात करता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स्ड फैक्टर, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। This law states that with the increase in variable factor, keeping all other factors constant, the marginal product of the variable factor diminishes after a certain level of production and eventually becomes negative। ठीक है, क्या बोल रहा है ये लॉ कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हो, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर, मतलब कि बाकी सारी चीजों को आप फिक्स रखकर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो, तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश होगा। ठीक है, एक पॉइंट के बाद में वो डिमिनिश होने लगेगा, दैट मींस वो डिक्रीज होने लगेगा एंड वो इवेंचुअली नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, सो दिस लॉ वाज गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसको मेनली जो है एग्रीकल्चर से रिलेट किया गया था। ये पर्टिकुलर आप एक एग्जांपल ले सकते हो जिसमें हमने लैंड लिया है 5 एकर्स का, लेबर आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को। इनिशियली तो वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग रिटर्न से, या ये हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग जो है, इंक्रीजिंग रिटर्न वाला फेज चल रहा है, फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट बना और ये अब जो है नेगेटिव आने लगा। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव इन द सेंस फॉल आने लगा, अभी नेगेटिव नहीं हुआ, ये फॉल होने लगा। अब यहाँ पर जो आपका टीपी है वो डिमिनिशिंग रिटर्न से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जीरो आ गया, दिस इज टीपी एट इट्स मैक्सिमम। उसके बाद में टीपी फॉल हुआ, एमपी आपका नेगेटिव बन गया। ऑल राइट, तो वो सेम ही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जैसा ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में हम एमपी की बात करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम टीपी की बात करते हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है या इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ही आ जाएगा, पहले एमपी बढ़ रहा है, इसका जो है मैक्सिमम पॉइंट आया, उसके बाद में ये फॉल होने लगा और फिर ये नेगेटिव बन गया। ऑल राइट, सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, आई होप सो ये दोनों लॉ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ ये पार्ट खत्म हुआ है, आगे हम लोग और भी पार्ट्स देखेंगे और इन सारे जो हम ये जो चैप्टर इसके जो सारे पार्ट्स हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल वहां पर मिल जाएगा। इसके अपार्ट स्टूडेंट्स यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी ऐप, जहां पर आपको और भी एक्सटेंडेड फीचर्स मिलेंगे, लाइक आप लोगों के पास में जो है चांस है या ऑप्शन है रियल टाइम इंटरैक्शन का यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्वेश्चन टैब्स के थ्रू, आप लोग जो हो लाइव पोल ऑप्शंस है आप लोगों के पास में क्विज के लिए। ऑल्सो यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इन सारे फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हो, अगर आप इन फीचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है, तो यू कैन यूज कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलेंगे, प्लस इन केस अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज वगैरह है तो वो भी आप लोग वहां पर पुट कर सकते हैं। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने जितना भी पार्ट कवर किया है अपने इस चैप्टर का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। थैंक यू।